दो PYQs अगर आप लिखना चाहते हो तो हम लिखवा सकते हैं आप लोगों को। देखो IR का टॉपिक जो है बहुत सिंपल है। मैं IR के साथ फेमिलियर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है और उसमें अगेन मतलब डिग्रियां काफ़ी हैं मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो MA पॉलिटिकल साइंस, MSc फिजिक्स, MSc मैथ्स प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स प्लस B.Ed परसुइंग। तो डिग्रियां काफ़ी हैं और पॉलिटिकल साइंस रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर किया है। परसेंटेज भी अच्छी खासी है। आई थिंक तीन बच्चे मिला के भी पास, दो बच्चे मिला के पास हो जाए। ठीक है, समझ गए होंगे ना आप, एक अल्टरनेटिव वे में। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास IR इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। प्रीलिम्स में आउट ऑफ 100 दिस ईयर 12 क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम IR। डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली 12 क्वेश्चंस हैं, 4 कोर IR के हैं, 4 क्वेश्चंस कोर इंटरनेशनल रिलेशन के थे, जबकि 8 क्वेश्चन हमारे पास मैपिंग के साथ थे। तो मतलब 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 47-48 में कट ऑफ क्लियर है और ये बहुत ही जनरलाइज वे में हम निकाल सकते हैं। और बाकी अगर मैं बात करता हूँ मेंस की, तो मेंस में आप सब आई थिंक फेमिलियर है, सिलेबस सबने देखा है। नहीं भी देखा है तो कोई जरूरत नहीं है, ये रहा। ठीक है, टेंशन मत लो, बस ये है कि लेक्चर मिस मत करना। अगर मिस करोगे तो वो आपकी गलती है। IR का सिलेबस अगर हम देखते हैं तो सिर्फ GS2 में मेनली IR के बारे में बात की गई है। और अगर हम नॉर्मल वे में देखते हैं तो एथिक्स में भी इंटरनेशनल रिलेशन का एक सब क्लॉज आता है। लाइक दुनिया के किसी एरिया में क्या हुआ वो आपको पता होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग केस स्टडी आ सकती है। ये बकायदा UPSC ने अपने सिलेबस में दिया है। अगर आपको लगता है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं सीरियसली आपको सब कुछ मैं यहाँ पे दिखाने के लिए लाया हूँ आज, कि हम बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे। UPSC में भैया हर कोई बंदा आपको बोलेगा ये किताब वो किताब ये सारी किताबें पढ़ लो, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 10 महीने होते हैं जिसमें आपको कोर्स कंप्लीट करना है, फिर 2 महीने होते हैं जिसमें रिवाइज करना है, और कुछ लोग पंचवर्षीय योजना के तहत भी चलते हैं। वो हर साल पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, लाइक इससे पहले हमारे पास अगर मैं प्रीलिम्स की बात करता हूँ तो प्रीलिम्स में बहुत ही रेलेवेंट तरीके से बोला है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। कोई स्टैटिक बात नहीं यहाँ पर बोली उन्होंने, इन्होंने सिंपली बोला है कि करंट अफेयर के साथ फेमिलियर रहो एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। एक ही दिन मिलेगा और वहां पे करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाओ। लेकिन UPSC इतना आसान से पूछता नहीं है। करंट अफेयर का सिर्फ एक क्लॉज रहता है, एक स्टैटिक रहता है और साथ में एक रहता है मैपिंग। ये 3 बनाता है वो अपने सेंटेंसेस, और ऑप्शन में दे देता है 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3 या फिर नन ऑफ द अबव। समझ रहे हो क्वेश्चन के पैटर्न को? ये है प्रीलिम्स का फंडा। यहाँ पर प्रीलिम्स में देखो और मैपिंग का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अच्छा, IR के साथ साथ हम यहाँ पर मैपिंग भी करने वाले हैं। मैपिंग सिर्फ IR के पर्सपेक्टिव से नहीं होगी, मैपिंग ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी होगी। लाइक आपको पता होना चाहिए एडजेसेंट कंट्री कौन सी है, प्लस कौन सी माउंटेन्स वहां से जा रही है, प्लस रिवर कौन सी है, प्लस उस एरिया को क्या बोलते हैं और वहां का क्या इकोनॉमिकल रेलेवेंस है। ये चीज भी हम यहाँ पर साथ साथ लेकर चलेंगे। ओके, नाउ इसके बाद ये आपको पता चला कि प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ ये मिल जाएगा PDF आप लोगों को आज ही। प्रीलिम्स में आपको पता चला सिर्फ करंट अफेयर के रिगार्डिंग पूछा गया है, जिसमें एक सब क्लॉज मिलेगा हमारे पास स्टैटिक का। तो इसका मतलब है ना चाहते हुए भी आपको स्टैटिक पढ़ना ही पड़ेगा। आपको अगर लग रहा है कि बिना स्टैटिक पढ़े भी IR हो जाएगा तो नहीं, कुछ लोग होते हैं वो कर भी लेते हैं क्योंकि वो न्यूज़पेपर को रेगुलर तरीके से पढ़ रहे होते हैं। क्या चीज? स्टैटिक होता है जो रुका हुआ है, जो हो चुका है घटित, लाइक हिस्टोरिकल थिंग्स। किताब में जो लिखा है वो स्टैटिक है, जो आजकल चल रहा है वो करंट अफेयर है। ओके, तो देखो आपको प्रीलिम्स का पता चला। प्रीलिम्स में सिर्फ ज्यादा नहीं में भी तो आप मान के चलो कि 5 क्वेश्चन तो बनने ही हैं जो कोर इससे IR से रहने वाले हैं। इस साल हमारे पास 4 कोर IR से थे, इससे पहले 3 थे, 2018 में 8 क्वेश्चन थे। नहीं मैम,
प्रीलिम्स। देखो मेंस का फंडा समझो, मेंस का सिंपल है, बहुत सिंपल। GS2 में IR सिंपल ही पूछा जाता है हर साल 2018-19 से, सॉरी इवन 2014-15 से, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 19, 20 एंड दैट्स ऑल। 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है सिर्फ IR का, जिसमें से 9, 10 होता है आपके 10 मार्क का और 19, 20 होते हैं आपके 15 मार्क का। पेपर नहीं देखा किसी ने? अरे कोई बात नहीं, हम है ना, लाए हैं आपके लिए। ये देखो, ये अभी का है, 3 दिन पुराना, ठीक है, और ये 1 साल 3 दिन पुराना, 2 साल 3 दिन पुराना, समझ रहे हो ना आप? सिमिलरली 2021 मैं बस 4 ही साल के लाया हूं, बाकी ये मॉडल वॉडल बनाने की देखी थी मैंने जितना टाइम मिला मुझे। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव में। देखो, कोर हमें मेंस के लिए पढ़ना, प्रीलिम्स तो हो जाता है कई बार हवा में, बहती गंगा में हाथ धुल जाते हैं कईयों के, असलियत मेंस से पता चलती है, तभी रखा भी गया है मेंस। 89 से पहले, 79 से पहले नहीं था प्रीलिम्स का झंझट, प्रीलिम्स 79 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है, फिर लिखो जाओ। लेकिन उस टाइम पेपर बहुत होते थे, 22 होते थे, सिंपल था उस टाइम IAS बनना। घुड़सवारी का भी पेपर होता था, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने इंडियन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सुभाष चंद्र बोस के रिगार्डिंग। तो उनको, जब उन्होंने 4th पोजीशन एक्वायर करी थी तो घुड़सवारी में इतना बेटर नहीं थे, पढ़ा होगा आई थिंक आप लोगों ने, ठीक है, छोड़ो उस चीज को। देखो, अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया है और आप इंक्लूसिवली पढ़ते हैं, तो आपने GS2 में लगभग लगभग 22-23 पॉइंट देखे होंगे टॉपिक वाइज सिलेबस के अंदर। गवर्नेंस के जस्ट बाद हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट स्टार्ट होते हैं, सिर्फ 4 पॉइंट है, सिर्फ 4, सिर्फ 4 पॉइंट और 50 नंबर, कितना इजी है, सीरियसली इजी है। देखो, पहला क्या है, इंडिया और उसके नेबर्स के साथ उसके रिलेशन, अगल बगल वाली कंट्रीज। देखो एक चीज याद रखिएगा, IR को पढ़ना मतलब अपने घर को पढ़ना है, अपने घर के रिलेशन बगल वालों के साथ। अच्छा, किसी ने नोटिस किया है कि घर के बगल वाले के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहते, पर उसके बगल वाले के साथ बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि हमें पता चलता रहे कि बगल में क्या हो रहा है। सेम लाइक इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अभी तो तालिबान आया है, उससे पहले क्या था, वहां की गवर्नमेंट को हमने बहुत फंड दिया, वहां पर हॉस्पिटल्स खोले, वहां सबसे बड़ी लाइब्रेरी हमने खोली, स्कूल्स हमने बनाए। क्या चीज? बिल्कुल, वो भी हमारी थ्रू ही बिल्ड हुई है, हमने, हमारा फंड है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी इंजीनियरिंग है। मैं आपको ये अच्छा, उसके बाद वहां पे जितनी पाइपलाइंस चल रही हैं वो हमारी फंडिंग है। मतलब समझ रहे हो ये चीज आप? अपने बगल वाले से रिलेशन अच्छे ना हो, लेकिन उसके बगल वाले से रिलेशन अच्छे होने चाहिए। सेम चीज हमारे पास अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने भी बोली थी। तो देखो, IR को रेलेवेंट करना पड़ता है, आप एंशिएंट हिस्ट्री को फर्स्ट पैराग्राफ में डालेंगे, देन मॉडर्न इंडिया को डालेंगे, देन लास्ट में कंक्लूड कर देंगे, आंसर फॉर्मुलेट हो जाएगा। पर इतना आसान नहीं है, अभी क्वेश्चंस देखना, सुने भी नहीं होंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड इज द बायलैटरल, रीजनल एंड द ग्लोबल रिलेशंस। आई थिंक ये सब आपको पता है। बिल्कुल, अभी थर्ड पॉइंट वही है भैया। देखिए, आप सिलेबस को एनालाइज करो पहले कि सिलेबस में पूछा क्या गया है। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है ना, आपको न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी रेलेवेंट नहीं लगेगा। आप क्या निकालोगे उसमें से? आपकी अप्रोच है इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब हमें पता होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो दूसरे से क्या निकालना है। आपने आर्टिकल को अगर ध्यान से पढ़ा है तो हर एक पैराग्राफ एक नई अप्रोच को हिट करता है। आप IR के कभी भी पढ़ के देखिए, पहला अगर हॉस्पिटल को ट्रीट कर रहा है तो दूसरा हॉस्पिटैलिटी को ट्रीट कर रहा है, तीसरा डिफेंस को ट्रीट कर रहा है। हर एक पैराग्राफ में कुछ और आपको देकर रखते हैं। सेम चीज हम यहां पर देखने वाले हैं अभी। तो जैसे सेकंड पॉइंट में बोला है, फर्स्ट वन इज द बायलैटरल,
बायलेटरल का मतलब होता है दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, यहां पर दो स्टेट आपस में बात कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी तो यूएन पहुंच गए थे, पर उनकी लड़की इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला कि अब कश्मीर पे जो टॉक होगा वो बायलेटरल होगा, अब कुछ भी यूएन में जाकर काम नहीं किया जाएगा, अब कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हें बताएंगे, दैट्स अ बायलेटरल टॉक। सेकंड होता है रीजनल। अच्छा, रीजनल में क्या होता है, कुछ कंट्रीज का ग्रुप हमारे पास बन जाता है, जैसे सार्क है, एससीओ है, ब्रिक्स है, ये हमारे पास क्या है, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। यहां पर दो बंदे आपस में अगर बात नहीं भी कर रहे तो भी एक ग्रुप के थ्रू उन्हें बात करनी पड़ती है। जैसे चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन बिल्कुल भी सही नहीं था, जब हमारे पास गावन वाला ट्रेजेडी हुई थी, नेथुला पास वाली ट्रेजेडी भी हमारे पास हुई थी, तो उस टाइम बिल्कुल भी रिलेशन अच्छे नहीं थे। बट क्या हमने वो, जब हमारे पास ये समिट हो रहा था, क्या हमारे मोदी जी नहीं गए? नहीं गए, लेकिन उन्होंने हायर डिप्लोमेट भेज दिया सो डेट के रिलेशन चलते रहे। ये है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट आती है हमारे पास ग्लोबल। ग्लोबल में क्या है? यूएन। अच्छा, खाली यूएन आता है क्या? डब्ल्यूटीओ, बहुत सारी चीजें हमारे पास, डब्ल्यूएमओ, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ हमारे पास आती है ग्लोबल में। ये मान के चलो 200 प्लस कंट्रीज हैं, उसमें से अगर 100 से ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंक्लूडेड है, दैट इज नोन एज द ग्लोबल। अब हर साल, हर दूसरे तीसरे साल यूएन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, यूएन पार्शल है कि नहीं है। आपको कोई भी बुक डिट्टो आंसर नहीं दे सकती। यहां पर एक ही अप्रोच है कि आपको चीजें समझनी पड़ेंगी और टू द पॉइंट वहां बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अब लिखवा दूं वही आ जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है, और उस हिसाब से उसी इंस्टेंट पे बैठकर आपको पॉइंट्स फॉर्मुलेट करने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन, अच्छा सबने पढ़ा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया आफ्टर गांधी में, आई थिंक मॉडर्न इंडिया में भी सर ने जाते जाते आपको नैम के बारे में बताया होगा। अगर आज की डेट में पूछ लिया जाए कि उसका प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन है ना, आज के टाइम पे उसका प्रेजेंट कंटेक्स्ट पूछ लें कि नैम का प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है, आपको इसे 15 मार्कर में आ गया है हमारे पास 250 वर्ड्स में, क्या क्या लिखने वाले हैं आप? क्या? हाँ जी। अच्छा जी, नैम है क्या? हाँ जी। ओके, इज नैम रेलेवेंट टुडे? क्वेश्चन ही चेंज हो गया लिटरली। आई थिंक सो, एक्चुअली वी डोंट थिंक सो। जब मैं अभी आपको बताना स्टार्ट करूंगा उसके बाद बोलोगे "हाँ, कल की बात है, चली गई"। इंडिया के पास पावर नहीं थी उस टाइम पे, इसलिए हमने नैम को कंस्टिट्यूट किया और हमने उस पर साइन कर दिया। आज के टाइम पे हम पावरफुल कंट्री हैं, हम डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, तो अब हम नैम से हट चुके हैं। अब छोटी छोटी कंट्रीज को बोल रहे आइए आप हमारे साथ होइए, अब हम ग्लोबल साउथ को प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब बताओ, अभी भी नैम रेलेवेंट है क्या? नहीं। मैं लिखवाऊंगा इसके ऊपर आपको, फिर आपके पूरे विचार बदल जाएंगे। पहली बात तो विचार फॉर्मुलेट करना बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पर, ठीक है। चलो ये चीज आपको समझ में आई। सेकंड पॉइंट कि बायलेटरल, रीजनल और ग्लोबल हमारे पास पोजिशनिंग क्या है यहाँ पर, कि रिलेशंस कैसे बिल्ड होने चाहिए और कैसे होते हैं, ये सेकंड पॉइंट है। अच्छा, ये सिर्फ पॉइंट्स हैं अभी, इसका फर्दर और क्लासिफिकेशन भी है मेरे पास अभी, तैयार रहिएगा। देखो, जिसको डर लगेगा ना पहले बता देना, फिजिक्स की तरह ही, ठीक है। ओके, यहाँ पर आइए दोबारा। देखो, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास निकल कर आता है, ये चीज याद रखना। वाओ, ये क्या हुआ? यहाँ देखिए,
थर्ड जो हमारे पास पॉइंट निकल कर आता है वो है इंडिया के कंटेक्स्ट में डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस। देखो, डेवलप्ड नेशंस जो है हमसे पावरफुल है, डेवलपिंग नेशंस जो है हमसे बहुत लीस्ट पावरफुल है, मतलब पावरफुल है ही नहीं वो। इट्स समवट लाइक अ बफर स्टेट्स। अब अगर कोई भी स्टेट अपनी पॉलिसी बनाता है तो इंडिया का क्या इंटरफेरेंस हो, ये चीज समझ रहे हैं? दिस इज इंक्लूडेड विद द थर्ड, कि कोई भी देख लाइक इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। हमें मतलब नहीं है वहां क्या हो रहा है, कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो बंदा वहां रह रहा है वो सुरक्षित होना चाहिए। वो देश कौन सी पॉलिसी बना रहा है और उससे हमारे पास लाइक हमारे कल्चरल टाइल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारे सोशल टाइल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, लाइक इकोनॉमिकल टाइल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और इसका रेलेवेंस ही मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो ये जो थर्ड पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहीं से मेंस के क्वेश्चंस 85 टाइम्स फॉर्मुलेट होते हैं, 80 to 85 टाइम्स फॉर्मुलेट होते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो यहाँ से भी होते हैं, पिछले से पिछले साल पूछ लिया श्रीलंका के साथ क्या रिलेशन है। अब श्रीलंका, अब पता है ना, उसी टाइम श्रीलंका के प्रेसिडेंट हटा, वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, बिल्कुल करंट न्यूज में आ गया, यूपीएससी ने बोला चलो पूछ डालो क्वेश्चन। ऐसे ही तो कहता है। लाइक उससे पहले ऑकस फॉर्म हुआ, बिल्कुल न्यूज में था, चाइना को घेरने की तैयारी थी, पूछ डाला क्वेश्चन। और चाइना तो वैसे भी इंडिया के साथ हमेशा ही रेलेवेंट रहता है, इस साल इस बार क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब बिल्कुल तैयारी के साथ। आपको रोज आर्टिकल पढ़ना है और अपनी काम की चीजें वहां से निकालनी है। एंड लास्ट वन, देखो लास्ट टॉपिक मैं कुछ चीजें कर्टेल करूंगा यहाँ से, क्योंकि इतनी लंबी क्लासेस रहेंगी नहीं। ये ऑलरेडी सर ने आपको इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए हुए हैं। वर्ल्ड बैंक आप क्या, बहुत बहुत चालू लोग हो आपसे, नहीं जब तक हम पहुंचेंगे शायद, अगर सर ने नहीं कराए तो आईबीआरडी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, एससीओ, डब्ल्यूएमओ, ये सब कुछ हमें यहाँ पर इसे कवर करना है, और इसका इंडिया के प्रति रेलेवेंस, एंड दैट्स ऑल। यही छोटा सा हमारे पास टॉपिक है, खत्म है यार। हाँ बस देखो, कुछ हार्ड था क्या? अरे देखो देखो, कुछ हार्ड है क्या? बताइए, कुछ हार्ड है क्या? देखो थोड़ा शांत रहिएगा। अभी इट्स लाइक अ अनियन, ये प्याज की तरह है, अभी छिलक उतरने वाले हैं। थोड़ा शांति बनाए रखें। देखो अभी रुक जाओ, चलो क्वेश्चन देख लें क्या, या सिलेबस देखने के बाद क्वेश्चन देखें? सिलेबस के बाद क्वेश्चन देखें, ठीक है। मतलब आप चाहते हो कि पहले ही दिन आपके साथ अच्छे अच्छे कर्म किए जाए। चलो आ जाइए। ये छोटा कैसे होगा, पता है किसी को? चलो छोड़ो यार। देखो यहाँ पे सिंपल सा है, स्टार्टिंग के 4 पॉइंट विल रिमेन सेम, स्टार्टिंग के 4 पॉइंट सेम है हमारे पास, डिट्टो वही है। बस इसमें मैंने इंडियन डायस्पोरा को अलग से ऐड किया है, जबकि आपने पुराने वाले स्लाइड में देखा होगा इट इज इंक्लूडेड इन द थर्ड पार्ट। इंडियन डायस्पोरा के ऊपर भी क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुए हैं 2017 में, 18 में, बैक टू बैक 2 इयर्स। कौन सा भैया? ओके, इंडियन डायस्पोरा ना, फॉरम होते हैं वो, तो मतलब गलतियां निकालने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर।
देखो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, यहाँ पर समझिए, ये 4 पॉइंट विल रिमेन सेम। देख लो भैया, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा 8 बजे तक, अगर आप हल्ला करेंगे तो, और बंद कर दूंगा इस दरवाजे को भी। देखो मुझे समझाना है पूरा सिलेबस, तो शांति से बैठ जाइए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टार्ट होगा, देखो ये फर्दर पॉइंट्स हैं हमारे पास। मैंने जैसे कहा था अभी आपके लिए, लाइक अनियन है, तो अपील्स को हम हटाते चले जाएंगे। समझिए, सबसे पहले हमारे पास इंक्लूड हो रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में मेजरली हमें 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमें अगेन नेम से ही स्टार्ट करना है। नेम के स्टार्ट करने के बाद हम मूव करेंगे लुक-ईस्ट पॉलिसी पे, देन गुजराल डॉक्ट्राइन। गुजराल डॉक्ट्राइन भी आज तक रेलेवेंट है, ओके। तो बिल्कुल गुजरात डॉक्ट्राइन को हमें पढ़ने के बाद अब रिसेंट टाइम पीरियड पे जयशंकर डॉक्ट्राइन आ चुकी है, बिल्कुल एग्रेसिव। हम न्यूक्लियर नहीं यूज करेंगे, पहले पहले बोलते थे हम, अब हम बोलते अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम उड़ा देंगे। राजनाथ सिंह ने बकायदा ये बयान दिया है, जब ट्रेजेडी हुई थी वो जम्मू वाली, तो उन्होंने साफ बोला था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करेंगे। और अगले ही दिन इंडियन गैजेट में बोल दिया कि हम नो फर्स्ट न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, बट स्टिल किया नहीं है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। बोला कि हम कर रहे हैं बट किया नहीं है, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। कहीं आप लिख कर आ जाओ कि कर दिया, फिर नंबर कट जाएंगे आपके वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट वाज लाइक अगेन हमें आपको पता होना चाहिए कि आज का इसका रेलेवेंस क्या है और इसके चैलेंजेस क्या है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। नाउ नेक्स्ट वन इज जो पॉलिसीज हमारे पास चल रही हैं, ये भी आई थिंक सबको ही, जो चीज आपने नहीं पढ़ी है वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। लाइक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रिसेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चलती हुई आ रही है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड से, बट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किए हैं। मालदीव्स को हम फंड देते हैं, बांग्लादेश को हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, म्यांमार में जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि हम एक बकायदा फॉरेस्ट वहां पर आ चुके हैं, कोई इकोनॉमिक रेलेवेंस नहीं है हमारे पास, बट स्टिल अगर वहां कुछ टर्मोइल होता है तो हमारी गवर्नमेंट सबसे पहले खड़ी हुई है। भूटान के साथ हम सदैव सदैव तत्पर है उनके साथ, नेपाल के साथ है, चाइना के साथ बनती नहीं है, पाकिस्तान तो दूर दराज वाला इंसान हो गया, और बचा हमारे पास अफगानिस्तान, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है। नाउ एक्ट ईस्ट पॉलिसी 90s से चलती हुई आ रही है और स्टिल चल रही है। लिंक वेस्ट पॉलिसी अगेन पुरानी है, बट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसमें भी बहुत ज्यादा वर्क किया है। नाउ इंडियन ओशन आउटरीच इस साल क्वेश्चन बना है, पिछले साल का भी एक क्वेश्चन यहाँ पर अभी आपको दिखने के लिए मिलेगा। देन सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर डिप्लोमेसी। अच्छा क्या होता है ये सॉफ्ट पावर हार्ड पावर? ओके, और देखो वेट, कब हम डिप्लोमेसी का यूज करते हैं? देखो समझो, जब हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा है और फाइनेंस की जरूरत है नहीं, लाइक हम कल की डेट में जाते हैं श्रीलंका को खत्म करने के लिए, श्रीलंका पहले ही खत्म है, क्या ही उसके पास जा, अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमें क्या मिल सकता है? हम उनके पोर्ट्स मिल सकते हैं, वहां से हम अच्छा खासा इकोनॉमिकल वेरिएशंस ले सकते हैं, लाइक जितने भी हमारे पास फिशेज हैं वहां पर, जितनी भी उनकी ऑयल की रिफाइनरीज हैं वो सब ले सकते हैं। मतलब इकोनॉमिकली हम ज्यादा वायमेंट है, हम उनसे ज्यादा ले सकते हैं, खसूट सकते हैं, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो यहां पर हम डिप्लोमेसी यूज करेंगे या सीधा वॉर कर देंगे? जहां प्रॉफिट ज्यादा है वहां हम सीधा वॉर के लिए जाएंगे। अगर हमारे पास प्रॉफिट बराबर है फाइनेंस के, तो हम कोशिश करते हैं कि बातचीत से बात सुलझ जाए, कि भैया नॉर्मल सी बात है ना, अगर हम नॉर्मल एक समझिए चलिएगा, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर में इंगेज हो जाता है ओनली फॉर अ मंथ,
आप ये मान के चलिए हमारे देश की प्रगति 2 साल पीछे चली गई। और समझो रशिया यूक्रेन तो सालों से लड़ रहे हैं, वो ऑलरेडी 20-30 साल पीछे जा चुके हैं अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से। अब देखो चाइना, बिल्कुल सॉरी, रशिया एक्सपोर्ट करता है अपना ऑयल, अमेरिका ने क्या किया, समुद्र के बीच में जाके उड़ा दिया। कर लो क्या करोगे। देखो ये सब चीज हमारे को हमें आईआर में ही पढ़नी है, ठीक है। अभी सिर्फ सिलेबस देखो। अच्छा ये सॉफ्ट पावर बता रहा था मैं आपको। और एक होता है हमारे पास जब प्रॉफिट कम है, फाइनेंस ज्यादा लग रहा है, तो हम कभी भी लड़ाई नहीं करते। अब मुझे दिख रहा है कि मैं लड़ने जाऊंगा पिट के आऊंगा, तो क्या मैं लड़ने जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई तुझे जो चाहिए बता दे, देखता हूं अगर मेरे बस का है तो मैं दे दूंगा, नहीं है तो अरेंज करके दे दूंगा। देखो पिटना किसी को अच्छा नहीं लगता, और यहाँ पिटने वाला जो हिसाब है वो स्टेट के रिगार्डिंग है। अब यहीं पर हमारे पास यहीं से एक चीज निकल कर आती है, मोनोपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, कोल्ड वॉर से पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यूएसए अगेन लाइक अ मोनोपोलर। देन कोल्ड वॉर की बात अगर हम करते हैं तो रशिया एक साइड हो गया, अमेरिका एक साइड हो गया, यूएसए एक साइड, बायपोलर हो गया वर्ल्ड। और आज के टाइम पे हमारे पास मल्टीपोलर है, G20 कंट्रीज हैं, सबका अपना रेलेवेंस है। अच्छा G20 कैन बी नेम्ड एज ग्लोबल और रीजनल। देखो यही चीजें आपको पता चलेंगी। 200 देश हैं मैप में, अगर आप देखते हो, अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा है, 200 प्लस कंट्रीज हैं, और 20 कंट्रीज के ग्रुप को आपने ग्लोबल बता दिया। वाह। ओके, इज इट रीजनल, क्या ये रीजनल है, तो क्या है ये दोनों है, लिव इट। अच्छा, तो क्या इससे आप किसी भी ग्रुप को ग्लोबल बना देंगे? क्या, एक सेकंड आप मुझे बताइए, क्या कोई क्राइटेरिया है ग्लोबल होने का? सिर्फ एक लौता क्राइटेरिया ये है कि मैक्सिमम कंट्रीज उसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। अब G20 में सिर्फ 20 है, तो इट इज नॉट अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। अगेन ये एक पर्टिकुलर रीजन के साथ नहीं आती है जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ क्राइटेरिया फॉर द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया इतनी पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, या फिर इस पर्टिकुलर कास्ट की पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, या इनके लिए इकोनॉमी का एक ही साधन है, तो वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसे ओसिड कंट्रीज हैं, ऑयल का जहां से भी रिफाइनरीज होती हैं तो उन्होंने अपना एक ही ग्रुप बना लिया, 69 में फॉर्मुलेट हुआ, अभी तक चल रहा है। हम क्या करते हैं, वो रोज देखते हैं कि भैया इससे ज्यादा तेल हमें एक्सपोर्ट नहीं करना, तभी देश दुनिया भर में ऑयल की नीड बनी रहेगी, और उसी की वजह से इकोनॉमी चल रही है। तो वो अलग चीज हो जाती है, ठीक है। अगर बाय चांस G20 के लिए आपसे पूछ ले, एक इतना बढ़िया तरीके से बनाइए, सबसे ऊपर रखिए ग्लोबल को, उसके नीचे रखिए रीजनल को, लास्ट में रखिए बायलेटरल को, और यहां कहीं अपना G20 दिखा दीजिए। यूएन, यूएन को बोला जाता है लेकिन टोटली देखो इट्स लाइक अ 5 कंट्रीज को उन्होंने वीटो दिया। रोटेशन किस चीज की? बिल्कुल वर्ल्ड की कंट्रीज का क्राइटेरिया है वो, ऐसा नहीं कि कोई भी 15 उठकर आ गए। हाँ वो पर्टिकुलर एक कंटिनेंट में से आपको कंट्रीज अपलिफ्ट कर रहे हैं, आप वहां से उठा रहे हैं कंट्रीज को, तो हर एक कंट्री का नंबर आता है वहां पर, तो इस वजह से वो ग्लोबल है। अगर वो उनकी सोवरेनिटी है तो उनको मिलता है, जैसे भूटान को नहीं मिल सकता क्योंकि इंडिया उसकी सोवन पावर लेकर बैठा हुआ है, ऑल दो बैठा हुआ है खाली, बट नहीं मिल सकता उसे। देखो इट्स आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये एक मेंस का टाइप का आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई ग्लोबल है आज के टाइम पीरियड पे। इट्स समवट लाइक कि आज के टाइम पे कोई ग्लोबल नहीं है और सब ग्लोबल है। लाइक अगर इंडिया कहीं पर भी जाता है, इंडिया ने अभी क्या किया, रशिया के पास चला गया,
यूक्रेन के पास भी साथ साथ चला गया। तो वेस्टर्न जितने भी न्यूज एंकर्स हैं उन्होंने सीधा जयशंकर जी से पूछा, भैया क्या चल रहा है बता दो शांति से। उन्हें यही तरीके से पूछा और उन्होंने क्या बोला कि भैया हम तो युद्ध विराम चाहते हैं। वहां रशिया के पास जाके उन्होंने बोला कि भैया लड़ाई वड़ाई छोड़ दीजिए, यूक्रेन के पास जाके बोला कि हम दवाइयां भिजवाते हैं। बात तो एक ही है। सेम चीज आप यहाँ पे बोलने की कोशिश करें कि क्या कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। हमें यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे पास उसी के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। अगेन फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया कुछ मेजर कंट्रीज उसे फाइनेंस करती है तो कहां से वो ग्लोबल रह गया। क्योंकि वो सब लोगों को एक नजर से देखता है इसलिए हम उसे ग्लोबल मान रहे हैं। WTO अब छोटी छोटी कंट्रीज भी वहां जाकर अपनी क्वेश्चन राइज करती हैं, वो सुन रहा है इसलिए हम उसे ग्लोबल मान रहे हैं। जो सबकी सुन रहा है और जो कर सकता है सबके पर्सपेक्टिव में काम, उसको हम ग्लोबल मान रहे हैं। ये छोटा सा एक रेलेवेंस है और कुछ नहीं है। जब मेंस लिखेंगे तब, अच्छा ये बता दिया मैंने आपको, अगर G20 आता है तो यहां रख देना है, G7 आता है तो यहां रख देना है, ठीक है। और ये रीजनल आता है तो यहां पर, और बायोलेटरल आता है तो यहां पर ग्लोबल सबसे ऊपर, ठीक है। अब नाउ डिफेंस एंड न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। भैया दो न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में भिड़ती हैं तो हाथ पांव से ही लड़ती हैं, मिसाइल से ही लड़ती हैं, कभी भी न्यूक्लियर पावर यूज नहीं करते। देखा है? नहीं है। कहाँ है? अभी कहाँ होगा भी नहीं। ना इंडिया है ना पाकिस्तान है। हमारे पास ईरान को इन्होंने जबरदस्ती साइन करवा लिया है। ऑस्ट्रेलिया US से हमारे पास ऑलरेडी है, ब्रिटेन हमारे पास है, फ्रांस है हमारे पास, उसमें जर्मनी भी है उसमें हमारे पास। रशिया को बोला था, रशिया ने साइन किए, फिर निकल गया, फिर किए, फिर निकल गया। ये वहां पर चलता रहता है। तो ये चीज को भी यहाँ पर देखना है हमें कि इंडिया की क्या न्यूक्लियर पॉलिसी है। चलो स्पीड से देखते हैं अभी से। स्पेस डिप्लोमेसी भी आजकल चल रही है। स्पेस डिप्लोमेसी को हम इकोनॉमिकल डिप्लोमेसी के फॉर्म में देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि रिसेंट टाइम में इंडिया ने एक साथ 100 सैटेलाइट लॉन्च करी थी। क्या बाकी कंट्रीज नहीं कर सकती थी? उन्होंने अपनी सैटेलाइट्स इंडिया को दे दी जस्ट बिकॉज वी आर कॉस्ट इफेक्टिव। हम बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करना जानते हैं, तो हमने यही काम किया और ये चीज भी हमारे लिए फ्रेंडली नेचर बना रही है बाकी अलग बहुत सारी कंट्रीज के साथ में, ठीक है। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है। नाउ पैरा डिप्लोमेसी को भी, लाइक इंडिया इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है आगे किस तरीके से बिहेव करने वाली है। देखो एक चीज याद रखना, लीडरशिप से बहुत कुछ डिफाइन होता है। इससे पहले भी हमारे पास तेज तर्रार नेता थे, सुषमा स्वराज, क्या जबरदस्त। आई थिंक अगर आप लोगों ने उनको देखा हो, उनको पढ़ा हो, तो फॉरेन वही फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे पास। और उसके बाद ये जयशंकर साहब, ये तो अलग ही लेवल है। इनको देख देख के तो बाकी देशों के भी डिप्लोमेट सीख रहे हैं कि किस तरीके से डिप्लोमेसी करनी है, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखना है। लाइक मिडिल पावर कोलिशन, इट्स नथिंग बट द बफर स्टेट काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, ये गवर्नेंस का पार्ट है बट मैं इसे यहाँ पर कवर कर दूंगा कि आज के टाइम देखो, पहले क्या है कि फॉरेन मिनिस्ट्री अलग है, साइन होने के लिए पीएमओ के पास जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर साइन कर रहा है एंड दैट्स ऑल। बट आज के टाइम पे क्या है, पीएमओ ने सब कुछ दामोदर अपने कंधे पे ले लिया है। कोई भी गवर्नेंस का काम हो, कुछ भी ग्राउंड लेवल से सब कुछ इज डन बाय पीएमओ। आप पीछे फोटो देखिए, 2012 बैच आईएएस मंगेश घिंगड़ियाल, रिसेंटली डिप्लॉयड इन पीएमओ, ठीक है। क्योंकि ये भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं। इनकी माइंडसेट भी उसी लेवल का है जो पीएमओ को चाहिए। तो पीएमओ डिजाइन करता है आज के टाइम पीरियड पे कि किस तरीके से गवर्नेंस चलेगी और किस तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी रन करने वाली है। ओके, तो यही उसका रेलेवेंट है। नेक्स्ट इज इंडियन स्ट्रेटेजिक कनेक्शन विद द वर्ल्ड। यहां पर हम देखने वाले हैं छोटी मोटी कंट्रीज, नहीं लिखना है आप, टेंशन मत लो। उन्होंने कॉपी ऐसे फेंक किया। ठीक है, तो इंडिया का क्या रेलेवेंस है अगल बगल वाली कंट्रीज के हिसाब से, तो वो चीज भी हमें यहाँ पर देखनी है। लाइक लास्ट वन इसमें होगा इंडियन डायस्पोरा, बट इंडियन डायस्पोरा को मैं यहाँ ना पढ़ा के इसके लिए एक फर्दर टॉपिक मैंने ऐड किया है
क्योंकि इससे बैक टू बैक 17-18 में क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, नाउ इंडिया एंड नेबर्स। देखो सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस अभी आपको दिखने में छोटा सा लगा था, अब इंडिया चाइना। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अगर बाय चांस किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं, इस पूरे सिलेबस की, इस वाले की पीडीएफ को या तो लिख लीजिएगा अपने हाथ से या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल, ठीक है, और इसको अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे चिपका लो, भेज दूंगा मैं अभी। और अरे मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो, मैं लेकर नहीं, तुम्हारे लिए बनाया है, और ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहने वाला है। इसमें मैंने कोई छोटे से छोटा पॉइंट भी नहीं छोड़ा है। अगर मैं यहाँ पर इंडिया चाइना की बात करता हूँ, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ जाना पड़ेगा। देन चाइनाज की जो स्ट्रिंग्स ऑफ पील्स पॉलिसी है, समुद्र को घुमा रहा है बढ़िया तरीके से कि सब कुछ मेरा है, वो पॉलिसी को हमें यहाँ पर रीड करना है। ये सब कुछ कवर किया है चाइना के पर्सपेक्टिव पे। इसके बाहर क्वेश्चन जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और अगर चला गया तो इसमें इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको कि आप अपना आंसर फॉर्मुलेट कर लेंगे, और अगर फिर भी नहीं कर पा रहे तो भैया इंडियन डिप्लोमेट भी उसे नहीं लिख सकता, बात खत्म। ठीक है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड किया हुआ है, सब कुछ ए टू जेड। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, वो मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। मैकल्ला मलक्का डायलिमा जो हमारे पास चल रही है वो मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, और 2+1 डायलॉग जो हमारे पास अभी रन किया था 17-18 में, वो मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। अब ये जैसे एक स्टेटमेंट है अराइज ऑफ चाइना, अराइजिंग चाइना, ये जो पार्ट है पर्टिकुलरली ये हमारे पास ऐसे के फॉर्म में आ जाता है। समझ रहे हो आप छोटी सी बात? तो ये भी मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड किया है। ये इसको लो, कॉपी के फ्रंट पेज पे चिपकाओ, एक छोटा छोटा सा पैराग्राफ बनाओ और रख लो, मोर देन इनफ है। सिमिलरली अच्छा ये पूरा चीज है हमारे पास। अब इंडिया ने तो मना कर दिया था आरईसीपी में, आरसीईपी में, बट स्टिल वो रेलेवेंट है कि रीजनल जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी कंट्रीज हैं रीजनल में, वहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। चाइना हो गया हमारे पास, इंडिया हो गया हमारे पास, नेपाल, भूटान, और ये हाँ यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। मोदी जी गए, उन्होंने, सबको लगा था हाँ बोलेंगे, पर मोदी जी ने वहां जाके बोला कि अभी हम तैयार नहीं हैं। और बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई थी जब मोदी जी ने बोला था। यूएसए के साथ फ्री ट्रेड कहाँ है, हम तो ज्यादा भेजते हैं उनसे। जी मैम, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। हम, बात चल रही है ब्रिटेन के साथ, अभी हुआ नहीं है उनके साथ। हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम वहां पे पॉजिटिव साइड पे हैं, हम सरप्लस ट्रेड कर रहे हैं, हमारे पास पैसा ज्यादा आ रहा है चीजें बेचकर वहां पर। जहां पर भी हम पीछे जा रहे हैं चाइना, जहां पर भी डेफिशिएट होता है हमारे साथ, वहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसको भी मैं लिखवा दूंगा, क्यों? देखो आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक सब उत्तराखंड के है ना। अच्छा ठीक है, जब आप छोटे रहे होंगे लीची वाले बल्ब देखे थे, लीची वाली लड़ियां देखी थी, कहाँ गई? दिवाली गई, चाहे वो भी गई। जी, अब देखो समझो इस छोटी सी बात को, एक लड़ी वो हमें पड़ती थी, इट कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज, 100 बक्स है ना। बट चाइना वालों ने उस टाइम पे लड़ियां निकाली 4 रुपए, 5 रुपए, लिटरली 5 रुपए में लड़ी मिल जाती थी उस टाइम पे, 10 मीटर की। नहीं 2008 की बात है, 2008 में, ये याद रखिएगा, इन्होंने डंपिंग पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी, 2000 से चल रही है, ठीक है। और 2008 में मुझे अच्छे से याद है 5 रुपए में उनकी लड़ियां मिलती थी 10 मीटर की, और हमें उस टाइम पे लगभग 40-50 रुपीज की लीची वाली लड़ियां लेनी होती थी। अब कोई बंदा, मिडिल क्लास बंदा भी 5 रुपए देखेगा, 50 रुपए देखेगा? अरे मैं 50 रुपए में पूरा घर कवर कर दूंगा, और वहां 50 रुपए की एक लड़ी आएगी। ये चीज समझ रहे हैं आप? तो उन्होंने हल्के 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 हमारी मार्केट से हमारा ही प्रोडक्ट एलिमिनेट कर दिया।
अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उनके ऊपर डंपिंग ड्यूटी ना लगाई जाए, डंपिंग ड्यूटी, हाँ जी, जो एक समझो दो चीजें हैं हमारे पास। आपने जैसे बोला इंपोर्ट ड्यूटी, जो ड्यूटी आपने बोला वो एक अमाउंट तक लगती है। आपको लग रहा है कि इसने बहुत ही ज्यादा सस्ता सामान हमें दे दिया जस्ट बिकॉज कि हमारा ही प्रोडक्ट हमारे ही मार्केट से एलिमिनेट करना चाह रहा है, तो उस वजह से हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं उसके ऊपर। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर भी एक और ड्यूटी, लाइक आपके ऊपर टैक्स लगता है, उसके ऊपर सेस लगता है। आप 30% दो गवर्नमेंट को, उसके बाद 10% और दो गवर्नमेंट, बट कंडीशन है उसके लिए भी अच्छा रोकड़ा आना चाहिए आपके पास, चाहे वो शेयर मार्केट से आए, चाहे वो सैलरी से आए। चलो छोड़ो इस चीज को। नेक्स्ट वन इज, अच्छा यहाँ पे एक चाइना में इतना ही होगा हमें जो पढ़ना है, लाइक पाकिस्तान के लिए हमारे पास इतना ही है। पाकिस्तान सबसे पहले किस लिए फेमस है? बिल्कुल पहला पॉइंट वही मिलेगा, टेररिज्म। नेक्स्ट वन, पानी, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच में साइन हुई थी यही पूछ लेते हैं, ठीक है? कब साइन हुई थी, कहां पर टेबल थी, और कौन कौन आए थे? ये यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है कि कहां साइन हुई थी, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट इज हमारे पास सीपेक इन पीओके। नेक्स्ट न्यूक्लियर डील। अच्छा, न्यूक्लियर इंडिया पाकिस्तान यूएस, यूएस हमेशा बीच में घुसा रहता है, मध्यस्थता कराने की कोशिश करता है कि भैया दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मत भिड़ो, तुम भिड़ोगे आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। यूएस को लगता है कि मैं ही सर्वोपरि हूं, हर किसी को, जिसके पास पावर है वो अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश हमेशा करता है। सेम थिंग यूएस करता है। एक बात, कॉमन सी बात मुझे सोच के बताइए आप लोग कि अफगानिस्तान में यूएसए ने अपनी फोर्सेस क्यों उतारी? क्या मिल रहा था उन्हें? ह्यूमैनिटेरियन पर्पस। यूएसए वाले वो लोग हैं जो अपनी सिटीजनशिप यूं ही नहीं दे देते। आप बहुत अच्छा करो तो यूं ही दे देंगे, आप कुछ ना करो तो जा भाई बाहर। अच्छा जी, मैप देखा है? मैप, सबने मैप देखा है? आप मुझे ये बताइए यूएस का रिलेशन ईरान के साथ कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा, भाई भाई से भाई भाई, लेकिन एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं, है ना? इराक के लिए कैसा है, मिडिल ईस्ट के लिए कैसा है हमारे पास? अगर वहां पर कुछ पर्टिकुलर लैंड यूएस अपने लिए संजो लेता, अपने लिए अपना लैंडमार्क बना लेता, अपनी मिलिट्री को वहां पर डिप्लॉय कर देता लंबे टाइम पीरियड के लिए, तो वो हर जगह आंख रख सकता है, वो हर जगह देख सकता है रशिया क्या कर रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, नीचे अफगानिस्तान वाले पर्टिकुलर नीचे बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चाइना क्या कर रहा है आज के टाइम पीरियड पे, सब कुछ उसे पता होता। तो वहां उसने क्या देखा कि प्रॉफिट ज्यादा है, इकोनॉमिकल लॉस तो मैं सह लूंगा समय के साथ साथ, इसीलिए तो उसने अपनी आर्मी वहां पे बिठाई। अब उसने पिछले सालों में क्या देखा कि भैया लॉस ज्यादा हो गया, कुछ मिला तो है नहीं यहां से, तो चलो भैया आ जाओ वापस। समझ रहे हो छोटी सी चीज? ह्यूमैनिटेरियन तो वो कभी भी नहीं रहे और ना वो होने वाले हैं, वो सिर्फ पैसों की भाषा समझते हैं। आप उसे दो पैसा सस्ता सामान दीजिए, वो चाइना को हटा देंगे। यही क्वेश्चन है इस साल का कि चाइना को क्यों यूरोपियन पावर्स बैकलिफ्ट कर रही हैं और इंडिया को क्यों प्रमोट कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिस ईयर। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन भूटान का रिलेशन। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, बस एक ट्रीटी पढ़नी है एंड दैट्स ऑल। ये सॉवरन भी नहीं है, मतलब इंडिया सोवेनिटी प्रोवाइड करता है कि भैया जाओ तुम किसी से भी बात कर लो, पर हमने जो फ्रेंडली ट्रीटी साइन करी है उसमें यह है कि अपने इंटरनेशनल रिलेशन आप भारत से पूछ के करेंगे। जी, बताएंगे हम आपको, ये मिल जाएगा पीडीएफ, आप देख लीजिएगा, ठीक है? कोशिश तो हमने नेपाल के साथ भी करी थी, लेकिन नेपाल बड़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है? ओके, इंडो नेपाल रिलेशंस आज के टाइम पे इसके ऊपर क्वेश्चन पेंडिंग है, कभी भी पूछा जा सकता है। चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पर और कोशिश कर रहा है कि इसको बफर स्टेट हटा दिया जाए, इसको बफर स्टेट बनने ना दिया जाए, इसको अपने अंदर इंक्लूड कर ले। बहुत कोशिश कर रहा है वो, लाइक दिखाता है कि कल्चरल टाइज भी हमारे साथ हैं, इकोनॉमिकली हम तुमको अच्छा से फुलफिल करेंगे, बहुत कोशिश कर रहा है।
बट चोर चोर मुसेरे भाई। आपने ऑकलैंड पॉलिसी पढ़ी है मॉडर्न इंडिया में? देखो, जब दो पावरफुल स्टेट्स आपस में ना भिड़े, इसके लिए कुछ लैंड होती है बीच की, वो लीस्ट पावरफुल होती है, लाइक मोर पावरफुल एंड बीच का लीस्ट पावरफुल, ये बफर की तरफ वर्क करता है। समवट लाइक मान के चलो, चलो एक सेकंड में बताता हूं। मान लो ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये एक ग्रुप है, आपस में भिड़ गए हो तुम लोग, बट एज ए टीचर मैं अंदर आया तो तुम दोनों ग्रुप शांत हो गए, ठीक है। अब जब तक मैं यहां हूं, मैं बफर स्टेट की तरफ वर्क कर रहा हूं। मैं वीक आपको ये पर्सपेक्टिव में समझाने की, अच्छा ये वीक हमेशा ऐसे नहीं है, ये एक बफर है कि भैया आप अगर भिड़ोगे, इसके यहां तक आने के लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा, पहले पहले आप इसको जीतोगे, फिर आप यहां पे मूव करोगे, तो इसको पता चल जाएगा। तो इस वजह से इसे बफर स्टेट बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। न्यूट्रल बहुत अलग होता है, ए नेम इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रल थिंग्स। ओके, इंडिया का मैन, देखो शांत रहो यार। नेक्स्ट इज इंडिया का म्यांमार के साथ रिलेशंस। नाउ बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ, स्पीड से देखिएगा, मालदीव के साथ। मालदीव के ऊपर अगेन क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुआ है। देखो कोई भी पार्ट आप छोड़ नहीं सकते हो, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मालदीव के साथ भी क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुआ है, अब ये मैं आपको दिखा दूंगा। श्रीलंका के साथ क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुआ है। देन इंडियन ओशन रीजन के ऊपर क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुआ है। इंडो पैसिफिक के ऊपर क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुआ है, ज्योग्राफी में भी इंक्लूड हुआ है। देन सार्क, बिमिस्टेक, बीबीएन, ये जो हमारे पास है लास्ट टॉपिक है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स है हमारे पास, रीजनल कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट इज ग्लोबल इश्यूज में हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये सारे के सारे टॉपिक्स लाइक क्लाइमेट चेंज हो, टेररिज्म हो, ग्लोबल गवर्नेंस हो, इंडियन डायस्पोरा को अगेन यहाँ से लिफ्ट कीजिए, हटा दीजिए यहाँ। ये आपके एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव में वर्क करेंगे, ये आपके गवर्नेंस पर्सपेक्टिव में वर्क करेंगे, और इंटरनेशनल रिलेशन में तो करेंगे ही करेंगे। मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट हम देख रहे हैं आप लोगों का। तो इंडिया का बाकी वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है वो भी हमें यहाँ पर देखना है। लाइक इंडिया कॉन्टिनेंट वाइज कैसे कैसे देख रहा है, लाइक इंडिया पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कैसे देख रहा है, एज अ कंट्री नहीं, लाइक उसमें जो अलग अलग कंट्रीज हैं उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ही कैसे देख रहे हैं, कि वहां पर जो बहुत बढ़िया बढ़िया माइंस वहां पर हमें देखने के लिए मिलती है, तो हम कैसे हथिया सकते हैं, यही तो देखनी है मैडम। अब तुम ना ही अनंत अंबानी हो कि वहां के कई सारे एलिफेंट्स को मार रहे हैं तो हम उसे गोद ले लेंगे। देखो, बी प्रैक्टिकल यार, हमेशा प्रैक्टिकल रहो, हमेशा कोशिश करो प्रॉफिट बनाने की। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेसी के अंदर अपने पर्सपेक्टिव को देखना, तुम कब कहां बढ़ रहे हो। अभी इंटरनेशनल रिलेशन की कोई डेफिनेशन नहीं बताई मैंने आप, सबसे पहली डेफिनेशन यही होती है कि भाड़ में ये दुनियादारी, अपना प्रॉफिट देखो। ये फर्स्ट डेफिनेशन है इंटरनेशनल रिलेशन की, सबसे प्यारी। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, आज से 2500 साल पहले कौटिल्य ने भी सेम डेफिनेशन बताई है कि इंटरनेशनल रिलेशन वही है कि तुम जब तक ऊपर रहो। बिल्कुल, मैं आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ऑप्शनल है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, यार थोड़ा स्पीड से देखिएगा। इंडिया का यूएसए के साथ रिलेशन, कनाडा, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये मेजर पावर्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे इंक्लूड किया है। अब देखो इंडिया का अफ्रीका के साथ जो रिलेशन है वो हमें किस पर्सपेक्टिव में देखना है। फर्स्ट वन इज द ट्रेड, नेक्स्ट वन इंडिया के कुछ लोग वहां रहते हैं, वहां के कुछ लोग यहाँ रहते हैं, तो डायस्पोरा रिलेशन भी होगा। ओके, कॉर्पोरेशन देखना है, इंडियन ओशन के अंदर जितने भी हमारे पास सिक्योरिटी पर्पसेस हैं उनके रिगार्डिंग, हमेशा हमेशा याद रखिएगा ह्यूमैनिटेरियन। अच्छा, इंडिया बोलता है ह्यूमैनिटेरियन है, लेकिन अपना प्रॉफिट सबसे पहले देखता है, ये चीज भी याद रखना। अच्छा, ये मत समझना कि यार यूक्रेन में वॉर हो रहा है तो हमने मेडिसिन पहुंचा दी, ईरान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अर्थक्वेक आया तो हमने अपनी टास्क फोर्स पहुंचा दी। ये है छोटा छोटा ह्यूमैनिटेरियन वर्क। बाकी अगर देखा जाए कि हमने तापी क्यों बनाई, हमारा पर्सपेक्टिव फुलफिल हो, समझ रहे हो,
मतलब हम इकोनॉमिकली को पहले पॉइंट पे देखेंगे, ह्यूमैनिटेरियन को भी देखेंगे, लेकिन इकोनॉमिकल पहला है हमेशा हर एक केस में। लाइक उसके बाद एफडीआई, अब अच्छा अफ्रीका से भी एफडीआई आता है, कितना आ रहा है वो भी हमें यहाँ पर देखते हुए चलना है। यूरोप के साथ, नेक्स्ट यूएसए के साथ, यूएसए को हमें देखो ऐसा ना हो मैं आप लोगों को अलग अलग बिठा दूं। यूएसए के साथ हमें बहुत फोकस होके पढ़ना है, क्योंकि यूएसए वाला जितना भी पार्ट है वो आपका किसी ना किसी क्वेश्चन में हिट करेगा। देखो पीसीएस में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन पीसीएस में यहां से पॉइंट 100% स्ट्राइक करेंगे, यहां से पॉइंट निकालकर 100% आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स में डाल सकते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे देखने के लिए आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा इंडिया का कनाडा के साथ, अच्छा इसमें और आज के टाइम पीरियड में हम देख लेंगे कि टूडो जी क्या बोलते रहते हैं, उसको भी इंक्लूड कर देंगे। बाकी यूरेनियम डील इज द ओनली थिंग। इंडिया और रशिया का, रशिया को एक और चीज हम यहाँ पर ही देखेंगे, यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर से इंडिया को क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये चीज भी हम यहाँ पर देखेंगे। जापान, लाइक लाइक 3 लाइन में खत्म करूंगा भाई, 3 लाइन से ज्यादा नहीं लगेंगे उसमें, क्योंकि देखो हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन डालना है उसको दिखाने के लिए कि भैया हमें पता है इतिहास में क्या हुआ है, उससे ज्यादा मीन्स की रेलेवेंस कुछ नहीं है। मेंस में हमेशा क्वेश्चन होता है कि मॉडर्न टाइम पीरियड में क्या चीजें घटित हो रही हैं, फ्यूचर की ग्रोथ क्या है, पास्ट जो हो चुका, वो इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं आजकल तो, ठीक है। लाइक इंडिया का यूएसए के साथ, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ, अच्छा सबसे ज्यादा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहीं जाते हैं, तो इनकी पॉलिसीज वहां पर एक दो पढ़नी पड़ेंगी हमें। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में ग्लोबल इश्यूज जो हमारे पास मूव कर रहे हैं, सब फेमिलियर हैं आई थिंक। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या है। यूएन के साथ फेमिलियर है, यूएनसी के साथ, यूएनएससी के साथ, देन ब्रिक्स के साथ, कॉमनवेल्थ, देख लो भाई किसी के साथ नहीं हो तो बता दो, ठीक है। अच्छा इश्यूज जो आते हैं, देखिए क्या रिफ्यूजीज प्रॉब्लम जो अगर हम यहाँ पे डील करेंगे, इसको हम गवर्नेंस में नहीं डाल सकते? क्या ये गवर्नेंस पार्ट नहीं है? आप देखो ना दिल्ली जैसे स्टेट में भी हमारे पास कितने ज्यादा रिफ्यूजीज रहते थे जस्ट आफ्टर 1947। ये प्रेमनगर का जितना पूरा इलाका है ये रिफ्यूजीज से ही मिलकर बना है। जी हाँ। क्या देखो तुम मजाक मत करो अभी, कल से मुंह पे टेप लगा के आइएगा। कौन? तिब्बतीज, वो अभी तक रिफ्यूजीज कहलाते हैं, अभी तक वो उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, नहीं मिली है अभी तक। अब वो अगर गवर्नमेंट जॉब में आना चाहें वो नहीं आ सकते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वहां पर उनको कुछ क्राइटेरिया ऑफ मिल जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं नेपाल वाले पर्सन भी, नहीं तो फिर उनके कुछ क्राइटेरियाज होंगे मैम, वो अलग से क्राइटेरियाज होंगे, जैसे हमारी इंडियन आर्मी में नेपाल वालों को भी है, बिल्कुल आ सकते हैं वो। और इवन बांग्लादेश वालों ने तो, आप देखिए ना जब ये एनसीए हमारे पास साइन हो रहा था, तब कितने सारे आर्म फोर्सेस वाले पर्सन्स मिले थे, उनको बोलते हैं कि उनकी फैमिली बांग्लादेश से है, जबकि उन्होंने पूरी सर्व कर चुके हैं इंडियन आर्मी को। तो वो बहुत सारा केसेस मिलते हैं हमें, ठीक है। लाइक टेररिज्म, टेररिज्म में यहाँ पर बकायदा मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, खाली यही पॉइंट अगर आप वहां लिख कर आ जाएं तो आपको फुल मार्क्स तो नहीं मिल सकते, पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ अपने खुद के खून से भी लिख कर आओगे ना, तब भी वो आपको 10 आउट ऑफ 10 नहीं देगा, मैक्स टू मैक्स 6। सुपर एक्सीलेंट आंसर इज 7, सुपर एक्सीलेंट। लाइक वो प्रोफेसर खुद ही लिख रहा है, तब भी वो अपने आप को साथ ही दे रहा है, समझ रहे हैं ना आप ये चीज? तो 5 मार्क्स तो बहुत बेटर है, 5-6 मार्क्स इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। अच्छा ये चीज कुछ और है जो करंट में चल रही हैं, जो करंट में चीजें चल रही हैं और इंडिया का इम्पैक्ट हो सकता है उस पर,
तो ये चीजें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाली हुई हैं करंट के साथ। और लास्ट वन इज द इंडियन डायस्पोरा। हाँ, अगर इंडिया के कोई इंटरेस्ट को स्ट्राइक कर रहा है तो बिल्कुल ऐड करेंगे हम उसे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो उनके जो रिफ्यूजीज हैं वो हमारे लिए इकोनॉमिकल क्राइसिस फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो हम उसे बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। म्यांमार वाले भी हमारे पास आ रहे हैं रिफ्यूजीज बनकर। अच्छा, इंडिया ने रिफ्यूजीज एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया है, कोई आएगा हम उसे मार के भगा भी सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, ये सिलेबस देख लिया अब आपने, बहुत इजी है ना? कुछ हार्ड लगा? ठीक है, देखो चिंता मत करो, ये ऑलरेडी लेक्चर्स प्रिपेयर्ड है, तो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि कौन सा देखूं तो आप कोई सा भी देख सकते हैं। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाए। आप क्वेश्चन देख लें एक बार। अरे हैं आपके पास 10 मिनट, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। अरे 10 में ही छोड़ दूंगा, तुम तो वैसे भी घर जल्दी जाना चाहते हो सबके सब। ओके, क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए भैया। चश्मे लगा के आइएगा, वो फट रहा है बहुत ज्यादा। तो मेरे को भी नहीं दिख रहा है। ये सेम क्वेश्चन को अभी अभी हमने बताया था, अभी आपको डिस्कस किया था कि वेस्ट जो है आजकल इंडिया की तरफ टिल्ट होने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं चाइना को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। क्या लिखा है? देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको आता है, कोई नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको आता है, लेकिन बस मैं ये प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं जितने भी पेज देख रहा हूँ, मैं फेमिलियर हूं उनके साथ, तो वो काफी टाइम से हैं, तो उन्होंने काफी आर्टिकल्स पढ़े हैं। सर्वाइस। ओके, तो अच्छा आ जाओ वापस बैक टू टॉपिक। तो ये मैं ये मान सकता हूँ कि आप लोग कुछ रेलेवेंट पॉइंट जानते होंगे इसके बारे में। देखो, पहले आज जाके सिर्फ इतना काम करना है आपको कि एक बार ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और एक बार जो सिलेबस मैंने आपको दिया है, या तो सब एक काम कीजिए, कॉपी में उसको अपने हाथ से लिखिए। अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको बहुत सारा टॉपिक्स पता चलेंगे। और एक और चीज याद रखना, यहाँ पर जो पीछे पीडीएफ चलेगा, मैं उसको शॉर्ट में क्रक्स में आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैं फोकस करूंगा कि वे फॉरवर्ड आगे क्या किया जा सकता है, जो क्वेश्चंस बनेंगे और जो मॉडर्न क्वेश्चंस होंगे उसके मैं यहाँ पर आंसर डिक्टेट करने की कोशिश करूंगा। ये समझाना, लाइक इसके बाद जैसे मैं आपको बताऊं, ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं जब मैं भी पढ़ा करता हूँ तभी भी। ठीक है, तो ये लाइक ये हमारे पास ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड है, पूरा का पूरा प्रिंसिपल्स हैं नेम के, ऑब्जेक्टिव है, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे क्या था, इंडिया की क्या पोजीशन है। ठीक है, रेलेवेंस ऑफ नेम, और ये रेलेवेंस भी है और ये वर्ल्ड वे फॉरवर्ड भी है। इसमें मैंने सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, बट इसमें फिर भी एसेंस मिसिंग लगेगा। अभी के आज मतलब लाइक पिछला 10 साल भी आज ही कहलाता है आईआर में। अभी के पर्सपेक्टिव में कि करंट गवर्नमेंट के रिजीम में क्या काम हुआ है और किस तरीके से आज हम देखते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो जो लोग सोच रहे हैं कि पीडीएफ मिल गया और खुश हो गए, उनको स्टैटिक मिला है।
स्टैटिक जो रुका हुआ है, ठीक है। और करंट का जो पार्ट है, जो समझाने वाला पर्सपेक्टिव है, वो सिर्फ सामने सामने होगा। कोशिश करेंगे हम 60% लिख लें, बट मुझे लगता है 50 तक ही पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आज आपका सिर्फ एक काम है, घर जाइए, जो आपको सिलेबस की पीडीएफ मिलेगा उसको आप अपने हाथ से नोट डाउन कीजिए और देखिए कि आप कितने टॉपिक्स के साथ फेमिलियर हैं, ओके। और नेक्स्ट वन 2021 तक के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, और इवन 2024 का तो मैंने इसमें मॉडल भी बनाने की कोशिश करी है। आई थिंक तुम्हें पसंद आए या ना आए, समझ आए ना आए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ये पहले क्वेश्चन का मैंने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो आंसर देने की कोशिश करी है यहाँ। आप देखिएगा कि आपके कितने पार्ट इस क्वेश्चन के आंसर के साथ मैच कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट वन, अगेन जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश करी है। फिर भी नहीं होगा, छोड़ देना, टेंशन मत लेना, क्योंकि हफ्ता भर लगेगा, उसके बाद ही आप लोग लिख पाएंगे, उससे पहले आपके लिए इम्पॉसिबल टास्क है। बट मेरा जो काम है, मैं आपको रोज मेंस के 2 क्वेश्चन पकड़ा दूंगा, आप मुझे 2 दिन बाद 3 दिन बाद लिख के जरूर दिखाइएगा, ठीक है। तो बाकी किसी को कुछ पूछना है कोर्स के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, किस तरीके से हम परस्यू करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग? भैया इट विल टेक मिनिमम 30 लेक्चर्स। रीजन बिहाइंड 30 लेक्चर्स इज, मुझे यहाँ पर मैपिंग भी कंप्लीट करवानी है, मैपिंग भी कंप्लीट करानी है। अच्छा, एटलस अपने पास रखिएगा, ठीक है। और मैप्स बिल्कुल मत रखिएगा, मैप्स आपको हाथ से बनाने हैं, वहां पर कोई आपको मैप नहीं मिलने वाला है। कैसा होता है मैप? आप बना सकते हैं ज्योग्राफिकल, वर्ल्ड का मैप बना सकते हैं आप? कौन बना सकता है? ओके, अच्छी बात है, आप सब बना लेंगे। आज से जब भी क्लास ओवर होगी, मतलब ये सब्जेक्ट ओवर होगा, तब तक आप सब एक्सपर्ट बन चुके होंगे इसमें। मैं शॉर्टकट बता दूंगा, नॉट मोर देन 10 सेकेंड और 12 सेकेंड वर्ल्ड मैप के लिए, और इंडिया के मैप के लिए तो 6 to 7 सेकेंड इज इनफ। बाकी हम कोशिश करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? क्या चीज? क्या चीज? ओके, देखो, उन्होंने पूछा है मुझसे कि हम कैसे मूव करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले मैं आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी बताने वाला हूँ कि इंडिया क्या सोचता है बाकी देशों के बारे में, और इंडिया खुद से क्या कर रहा है बाकी कंट्रीज के लिए। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ कि इंडिया की रिलेशंस क्या हैं दूसरी कंट्रीज के लिए। देन हम थर्ड अप्रोच करेंगे इंडियन डायस्पोरा टाइप पे। मैपिंग आपका, जब मैं बताऊंगा कि बाकी कंट्रीज के साथ क्या रिलेशंस हैं, जिस कंट्रीज के बारे में बताऊंगा या कंटिनेंट, यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने इंडिया का कॉन्टिनेंट के साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश किए हैं। जब हम कॉन्टिनेंट के साथ मूव करेंगे, वहीं पर 15-20 मिनट में आपकी पूरी कॉन्टिनेंट की मैपिंग हो जाएगी। मैपिंग में कोई ज्यादा हार्ड चीजें नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में क्या क्या रीजन्स हैं ज्योग्राफिकली, ठीक है, कितने पार्ट में वो डिवाइडेड है। आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पर कौन सी मेजर माउंटेन्स हैं, उन माउंटेन्स की रेंजेस की क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट, कोई बड़ी झील है वहां पर, लेक्स हैं हमारे पास, या रिवर्स हैं वहां पर, या फिर कुछ इकोनॉमिकली रेलेवेंट चीजें हैं, ज्योग्राफिकली रेलेवेंट चीजें हैं, सिर्फ हमें वही चीज पढ़नी है। आप कोई भी यूट्यूब के ऊपर या फिर अपने इंटरनेट के ऊपर डालेंगे मैपिंग का, तो मैपिंग विल टेक नियर अबाउट 6 to 7 आवर्स, नॉट मोर देन इट। पूरी किताब एटलस खत्म हो जाती है 6 घंटे में, ठीक है। तो हम उसको साथ साथ लेकर चलेंगे। और कोई क्वेरी आपकी? पूछ लो भाई, बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको। आप बोलो तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, 10 मिनट बाकी है हमारे। कल किसी का नहीं आता। चलो फिर, सी यू सून, सी यू टुमारो। आज कुछ नहीं लिखा है आपने, कल से हाथों को तैयार करके आइएगा। अच्छा, होमवर्क आप लोगों को पता है ना?
आपको ये जो पीडीएफ मिलेगा, इसको अपने हाथों से पूरे सिलेबस को लिखना है। आप जब सिलेबस लिखेंगे तो आपको 90% चीज याद हो जाएगी कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। लिखने का एकलौता पर्सपेक्टिव ये है कि जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर पार्ट मैंने लिखा है, तो इसको अलग से निकालकर अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आर्टिकल डिस्कस कर सको। यहाँ जब आप लोग बैठे होते हो ना, फालतू की बातें करने गप्पे मारने से अच्छा है कि द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में क्या आज का आर्टिकल आया उसके ऊपर डिस्कस करो। और डिस्कशन का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, लाइक आई यूज टू डू। मैं क्या करने की कोशिश करता था, आर्टिकल आया है, उसको कट किया आपने, मतलब 2 दिन बाद कट कर लिया आपने, आर्टिकल आपने पढ़ लिया, अब उस आर्टिकल से आप क्या समझे उसको अपनी कॉपी में लिखो, और ये याद रखना वही मेंस का आंसर है आपका। और ये रेगुलर प्रैक्टिस में करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आप जब मेंस लिखने बैठोगे दिमाग काम नहीं करता, लिटरली दिमाग काम नहीं करता। वहां आपको 20 क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं, 3 घंटे, 3 घंटे तो ये गायब, खत्म। सेकंड भी नहीं लगता आपको समझने के लिए कि मैं क्या लिखूं। आपको आंसर लिखते लिखते नेक्स्ट पॉइंट को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप रेगुलर टच में रहोगे राइटिंग के। और आजकल तो द हिंदू ने बहुत अच्छा काम किया है कि वो ओपिट करके एक सेक्शन बनाता है, आपको आर्टिकल के जस्ट नेक्स्ट वाला पेज, वो हमेशा एक यूपीएससी का क्वेश्चन रहता है। वो देखा है आपने न्यूज़पेपर, देखते हैं ना हमेशा, हम रोज वो यूपीएससी का एक क्वेश्चन रहता है, और उसका जो जिस्ट रहता है वहां पर लिखा हुआ कोने में, उसको हमेशा कॉपी में नोट कर लो। आप देखो कि ये किस टॉपिक के साथ है, लाइक उसमें इकोनॉमी के साथ रिलेट करेगा, तो लाइक डेफिसिट फाइनेंसिंग के साथ है, तो आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग इकोनॉमी में पढ़ा है, आप वहां पर उस क्लॉज को ऐड कीजिए। लाइक साइबर सिक्योरिटी के साथ है, तो आपने अभी रिसेंटली ये इंटरनेशनल पढ़ा होगा अपना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी अपनी पढ़ी होगी आपने, नेशनल सिक्योरिटी। अरे अभी तो सिद्धांत ने खत्म करी है। ओके, तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर इज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, तो उसको एक बुक की तरह देखो रोज, कि रोज सुबह उठ के उसे पढ़ना है, और पढ़ने का तरीका क्या है। और इवन आई थिंक प्रशांत सर ने तो यहाँ पर क्लास भी ली है न्यूज़पेपर की पूरी। और नहीं भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ न्यूज़पेपर में। मैं सिर्फ उसके आर्टिकल पढ़ता हूँ सो डैट कि मेरे सी सेट में कम ना रहे। बाकी मैं टोटली फोकस करता हूँ मैगजीन्स के ऊपर। अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं हर किसी के, नहीं, हर किसी के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। मेरे लिए जो प्रॉफिटेबल है मैं उसको करता हूँ, लेकिन जो जर्नल अप्रोच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, सी यू सून, फिर सी यू टुमारो।